स्टार्ट करेंगे ओम्स लॉ। जैसे लास्ट वीडियो में हमने चार्ज के बारे में पढ़ा, करंट पढ़ा, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, उन पे बेस्ड बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल्स किए, कुछ सिंबॉलिक रिप्रेजेंट किए। तो आज हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा ओम्स लॉ। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मोस्टली क्वेश्चंस आ ही जाते हैं इससे। तो ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल ऑफ मेटालिक वायर और कंडक्टर इज V एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज I, देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अच्छा ठीक है, बेसिकली क्या है, मान लो कोई भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी मेटालिक वायर में या फिर कंडक्टर में, कंडक्टर जिसमें कि चार्ज मूव हो, जिसमें कि करंट फ्लो हो। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है और उसमें जो करंट फ्लो होती है, ठीक है, तो वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो, ये जो सिंबल होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का होता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि हमारा अगर एक फैक्टर इंक्रीज होगा तो दूसरा भी होगा। मींस अगर हम कहें कि किसी भी सर्किट में अगर हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। यही हमारी ओम्स लॉ की स्टेटमेंट है। लाइक अगर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेगा या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो हमारी करंट भी उतनी ही इंक्रीज होगी, या फिर हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो करंट भी डिक्रीज होगा। अब क्या करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर एक हम सिंबल यूज कर देते हैं। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इसको हम R का नाम लेते हैं। बेसिकली ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको हम नाम देते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, और हम कह सकते हैं इसको प्रोपोर्शनली कांस्टेंट। ठीक है, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है उसको हम ओम कहते हैं, ओम, और इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरह से करते हैं। ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस जो होता है हमारा वो डिपेंड नहीं करता V पर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस पे और करंट पे। R does not depend on V and I। ठीक है, जो हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो करता है कंडक्टर पे। ठीक है, रेजिस्टेंस जो हमारा डिपेंड करता है वो कंडक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ओम्स लॉ का ना एक ग्राफ आता है, बेसिकली ग्राफ। ठीक है, एक्स और वाई पे, इधर हमारी करंट, इधर पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसका ग्राफ हमारा ये होता है। ठीक है, देखो अभी हम इसके ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा करंट, ये होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बेसिकली इसका ग्राफ लीनियर होता है। लीनियर, अभी मैं इसका रीजन बताऊंगी, और हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो से कैसे, अगर देखो हम V और I का हम एक नॉर्मल सा ग्राफ ही बनाए। ठीक है, अगर हम इस फॉर्मूले में V = IR, इसमें अगर हम V की वैल्यू 0 पुट कर दे तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, I भी 0 हो जाएगा, I भी 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली मतलब अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर हम V = 0 रख देते हैं तो हमारी करंट भी 0 हो जाती है। इसलिए ये ग्राफ 0 से स्टार्ट होता है। और होता क्या है इसमें, देखो अगर यहाँ पे करंट हम 1 एम्पियर मानते हैं, एज्यूम कर लेते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट मान लेते हैं, तो अगला जो होगा 2 एम्पियर पर जो वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी वो 4 वोल्ट आ जाएगी, या आगे 3 एम्पियर पर वोल्टेज की वैल्यू 6 वोल्ट आ जाएगी। ठीक है, तो ये लीनियरली इंक्रीज करता है इसका ग्राफ। ठीक है,
तो ग्राफ का इतना ही स्टडी है कि इसका ग्राफ एक तो लीनियर होता है और हमारा 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब अपना रेजिस्टेंस पे वापस आते हैं। रेजिस्टेंस का मैंने क्या बताया, देखो रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है, रेजिस्टेंस होता है जो करंट को अपोज करता है। किसी भी सर्किट में जब हमारा करंट फ्लो होता है तो उसको अपोज करता है। ठीक है, और हमारे कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है और जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। देखो मैंने अभी रेजिस्टेंस का बताया, ये क्या होता है, द ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल्स इन द फ्लो ऑफ करंट, या फिर हम कह सकते हैं इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, और इसको हम सर्किट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने कल पढ़ा, आर को कैसे दिखाते हैं हम किसी भी सर्किट में, इस तरह से। ठीक है, यूनिट ऑलरेडी मैं बता चुकी हूं, ओम। ठीक है, देखो हमें अपने अभी रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। अभी ना कुछ फैक्टर्स है, ठीक है, जो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसमें फर्स्ट आता है हमारा कि हमारा कंडक्टर या मेटल जो भी है उसकी लेंथ क्या होती है। ठीक है, एल। तो इसमें आता है जो रेजिस्टेंस होता है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। ठीक है, सेकंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अगर मान लो ये मेटल है, कोई भी वायर है आपका, तो इसका जो ये एरिया होता है, या हम इसको क्रॉस सेक्शन ऐसे वर्टिकली क्रॉस कर दे, उसमें जो कट के जो हमारा सामने वाला एरिया होता है इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस यानी कि ए से रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पे। अच्छा, अभी मैंने आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब नहीं बताया। प्रोपोर्शनलिटी हमारी टू टाइप की, ये हमारी होती है लाइक ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी एंड ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल बी। इसका मीन्स क्या होता है, इसका जैसे आपने पीछे देखा ओम्स लॉ में, इसमें क्या होता है, अगर एक चीज एक फैक्टर हमारा बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। लेकिन इनवर्सली में ऐसा नहीं होता, अगर ए फैक्टर बढ़ेगा तो बी घट जाएगा, या ए घटेगा डिक्रीज होगा तो बी इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। और उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल भी जो होता है इस पर भी अफेक्ट करता है रेजिस्टेंस। लाइक नेचर ऑफ मटेरियल, लाइक कंडक्टर है या इंसुलेटर है। ठीक है, और फोर्थ थिंग आती है टेम्परेचर। अभी हम इन दो से एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे। देखो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, इक्वेशन फर्स्ट, एंड आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे तो हमारे पास आता है आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए है हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं ये, और इस कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। इसकी यूनिट इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में आ जाती है। तो देखो, जैसे आपको पता है आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, रो एल अपॉन ए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी कैलकुलेट करने लग जाऊं, मैंने इसका बताया आपको, आर का जो यूनिट थी वो ओम थी, रेजिस्टिविटी की हमें कैलकुलेट करनी है, लेंथ क्या है हमारी मीटर में नॉर्मल, और एरिया हमारा क्या होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, या मैं इसे लिख सकती हूँ मीटर इंटू मीटर, 1 मीटर से मीटर कैंसिल, तो रेजिस्टिविटी की मेरी क्या आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा। ठीक है, डिवीजन में है, ये अपने दूसरी साइड में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरी रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होगी ओम मीटर, रेजिस्टिविटी की यूनिट हो गई ओम मीटर। ठीक है, ओके। रेजिस्टिविटी जो होती है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया नेचर ऑफ कंडक्टर, अगर नेचर ऑफ मटेरियल में अगर कंडक्टर की बात करें अगर हम कंडक्टर की बात करें और इंसुलेटर की बात करें, तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमारी लो होती है, रेजिस्टेंस भी लो होता है।
देखो रेजिस्टेंस लो, रेजिस्टेंस का मैंने क्या बताया कि ये जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है, यानी कि रोकता है, ठीक है। तभी तो कंडक्टर्स में अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। और हमारा जो इंसुलेटर होते हैं जैसे प्लास्टिक, वुड, रबर, इनमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, रेजिस्टेंस भी हाई होता है और रेजिस्टिविटी भी हाई होती है, ठीक है। और जो हमारे मेटल अलॉयज होती हैं उन वो भी लो रेजिस्टिविटी ही होती है उनकी भी, ठीक है। ये मेटल अलॉय बेसिकली जो कंडक्टर्स है जिनमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी या हमारे चार्जेस जो भी मतलब फ्लो करते हैं उसमें बेसिकली रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हमारी लो होती है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे रेजिस्टेंस के पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बारे में, ठीक है। और उसके बाद इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे काफी सारे, ओम्स लॉ पे बेस्ड, और आपका ये पैरेलल और सीरीज कनेक्शन के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।